हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है, जिसमें कि 26,000 पदों पर नियुक्ति हो रही है, उसी में जो 6 to 8 में जो सिलेबस पर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो सीरीज चल रही है एसएसटी का और कॉमर्स का पेपर 4 की रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता हुआ, पेपर 4 में जो है 7 विषय रखे गए हैं। उस 7 विषय में से आपको 3 विषय रखना है, जो कि आपको उसी का एग्जाम देना है। अभी तक इसमें 4 विषयों के हमने जो सिलेबस है और उसका आपको तैयारी और उसके बुक्स रिगार्डिंग हर चीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बाकी के जो 3 विषय हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बीएसटी बिजनेस स्टडीज, इसके जो सिलेबस है, जो आयोग ने जेएसएससी ने जारी किया है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किन किन स्रोतों का हम लोग ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कि अगर सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं, उसका प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें, क्योंकि अगर जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आप इस विषय में आप सही मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो अभ्यास करना अति आवश्यक है। और चूंकि ये पहली बार परीक्षा हो रही है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी नहीं मिलते हैं। तो ये पहली बार जब परीक्षा होती है तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि आखिर किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस और लाइव क्लासेस की अपडेट है आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी घर बैठे ही ऑफलाइन क्लासेस के जैसा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि आपको लाइव क्लास हो गया, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यूज का कलेक्शन, सब चीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। और अभी दिवाली स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर अभी आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो 1500 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि आपको 1 to 5 के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो मात्र 2500, और 6 to 8 में कोई भी विषय में आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका भी 6000 रुपये आपका लग रहा है। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो 6 to 8 का सिलेबस है, चाहे आप भाषा शिक्षक के हो, मैथ और साइंस टीचर हो, या फिर कॉमर्स और एसएसटी टीचर हो, तो उसके लिए जो 4 पेपर रखा गया है, पेपर 1, 2, 3 और पेपर 4। कोई भी शिक्षक आप पढ़ने वाले हैं, पेपर 1, 2, 3 सबके लिए मतलब कि समान रखा गया है। हाँ, लैंग्वेज आप अलग अलग रख सकते हैं। पेपर 4 आप अगर एसएसटी के टीचर हैं तो आपको 7 विषय में, एसएसटी और वाणिज्य के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 7 विषय में 3 विषय रखना है। भाषा शिक्षक है तो आपको इंग्लिश से 50% और बाकी के जिस विषय में नियुक्त होने वाले उससे 50% प्रश्न आएगा। और मैथ और साइंस के लिए 5 विषयों में से 3 विषय का चयन करना होता है। जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग यहाँ पर एसएसटी और कॉमर्स के जो विषय हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक देखिएगा तो इसमें हम लोग इतिहास का सिलेबस चर्चा कर चुके हैं। चूंकि इसमें 7 विषय हैं, पेपर 4 में 7 विषय है, लेकिन इसमें से आपको 3 ही विषय रखना है। तो इतिहास का हम लोग सिलेबस चर्चा कर चुके हैं, भूगोल का कर चुके हैं, नागरिक शास्त्र का और समाज शास्त्र का, ये 4 विषयों का चर्चा कर चुके हैं। जो भी छात्र का ये 4 में से कोई विषय है, वीडियो बना हुआ है, आप उसे जरूर डिटेल में देखिएगा। आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स, लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन, जो इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है और बिजनेस स्टडीज है, इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसे खासकर वैसे कैंडिडेट अपना ऑप्शन में रखे होंगे फॉर्म भरते वक्त जिनका अपना ऑनर्स पेपर कॉमर्स रहा है। इसमें से इकोनॉमिक्स कैंडिडेट तो इकोनॉमिक्स जो रखेंगे विषय, वो एसएसटी वाले छात्र भी जिनका अपना ऑनर्स पेपर रहा या फिर इकोनॉमिक्स वो रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। बाकी लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन तो खासकर जो बिल्कुल जिनका कॉमर्स रहा है विषय ऑनर्स पेपर के रूप में, वही रखेंगे। ये तीनों को हम लोग एक साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो मेन सिलेबस है उसमें आते हैं। पहले के 1, 2 और 3 तो सारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इसकी तैयारी और जो इसके लिए प्रमुख जो स्रोत हैं, कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अभी जो समय बचा हुआ है, अभी देखिएगा बहुत सारे छात्र ये चिंतित हैं कि सर फॉर्म भरने का सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, आज फाइनली लास्ट डे है एडिट करने का, वो भी आज पूरा हो जाएगा। तो बाकी के जो समय बचे हुए हैं उसमें हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीधे हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट है, चूंकि सिलेबस अगर देखिएगा तो अलग अलग जारी किया गया है अलग अलग विषयों के लिए। तो
हिस्ट्री का देखिएगा तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं हिस्ट्री का। फिर सिविक्स का, सिविक्स 2 पार्ट में है। फिर इकोनॉमिक्स का, तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर देखिएगा तो 2 पार्ट में बना हुआ है। अगर पूरे इकोनॉमिक्स को अगर देखिएगा जो आप लोग को पढ़ना है, तो सिलेबस तो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, लेकिन अगर ओवरऑल प्रमुख विषयों को देखेंगे तो इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये 3 विषय मात्र पढ़ने हैं। इसमें भी सिलेक्टिव पढ़ना है। माइक्रो में पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स में पढ़ने हैं, मैक्रो में पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि सारे विषय पढ़ने हैं, और इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है तो सिलेक्टिव पढ़ना है जो इसमें दिया हुआ है। जैसे अगर देखते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर आपको 3 विषय रखना है, मतलब कि इकोनॉमिक्स में आपका 3 विषय हो गया, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो, और तीसरा जो है इंडियन इकोनॉमी। अगर माइक्रो में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बहुत सारे छात्र जिनका इकोनॉमिक्स है वो भी इस विषय को लेने से थोड़ा हिचकते हैं कि नहीं हम इस विषय को नहीं लेंगे, थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर देखा जाए बाकी, जैसे कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं नहीं सोशियोलॉजी ले लेंगे तो सिविक्स लेंगे, बिल्कुल आप चॉइस आपके ऊपर है, आप बिल्कुल रख सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ये सामान्य पेपर है जहाँ आपको अन्य विषय बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये 3 विषय, और ये 3 विषय में भी अगर आप प्रमुख 2 इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेते हैं तो मतलब कि आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जो सिलेबस दिया गया है। बाकी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 20% से 25% है। बाकी तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोक्स पूरा कंप्लीट हो ही जाता है, 1-2 टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो। जैसे कि देखिएगा तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले जो आपको यहाँ पर अध्ययन करना है उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स है जैसे कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उस लेवल के चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है, उस लेवल तक हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा लॉ ऑफ रिटर्न हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, इन सब के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 टॉपिक है जो कि माइक्रो से संबंधित है, बस इतना ही सारा है। इसमें थोड़े थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उन सभी को पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप इसे कुछ ही दिनों में आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो इसमें आपका आ जाता है आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपका थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके अलावा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, देखिएगा तो छठा टॉपिक 7वां और 8वां, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ना है। तो जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहीं पर इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा नहीं मैक्रो के लिए अलग से पढ़ना है। हाँ, इसमें तो बस एक ये टॉपिक है जो कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका जो मनी के बारे में, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन अभी पढ़ लें थ्योरी और बाद में इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में इन्फ्लेशन अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। जब हमें उसको पूरा पढ़ने मतलब कि जब स्टार्ट किए उसको इंडियन इकोनॉमी के साथ ही उसको एंड कर देंगे तो ज़्यादा मेरे लिए सही होता है। इसके अलावा फिर देखिएगा सेंट्रल बैंक जो आपका आरबीआई है, मतलब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ने तो अब आरबीआई भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फंक्शंस पढ़ेंगे, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। ये मैक्रो में है, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर फंक्शंस हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गए, फिर आरआरबीज हो गए, इसके अलावा कॉर्पोरेटिव बैंक हो गए, इसके अलावा आपका डेवलपमेंट बैंक हो गए, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर आपका जो टॉपिक 8 है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एबिलिटी टू पे थ्योरी, मतलब वही सब आपका जो पब्लिक डेप्ट वगैरह है, टैक्सेशन है, बजटिंग है, फिजिकल डिफिसिट वगैरह है, उन सबको यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है टॉपिक 8 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक 9 में जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जो कि इंडियन इकोनॉमी को शामिल करते हुए पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा फिर पार्ट 2 में आ जाते हैं तो पार्ट 2 पूरा का पूरा जो है इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका इंडियन इकोनॉमी का जो ड्रॉबैक्स है, जो कमियां हैं, उनके बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब बोलिए सर इसमें राष्ट्रीय आय वगैरह सब नहीं दिया हुआ, क्या नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी
अगर यही सारी चीज़ें अगर बिना मतलब समझेंगे ही नहीं, पर कैपिटल इनकम समझेंगे ही नहीं, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा इंडियन इकोनॉमी का ड्रॉबैक्स क्या है? या फिर हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, या फिर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, तो जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है किसका, नेशनल इनकम में क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है, तो आखिर कैसे समझ पाएंगे? तो इसीलिए वो पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो भी उसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, एनर्जी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह के बारे में। देखिए तो आयोग ने यहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस जारी किया, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हिंदी में इसको कन्वर्ट नहीं कर सके। हमारे यहाँ क्लासेस भी चल रही है, तो आपको हिंदी में अच्छे से कराई जा रही है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा फिर देखिएगा तो इंडियन पॉपुलेशन, जो जनगणना वगैरह है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूरा पढ़ना है, बेसिक्स चीज़ों के बारे में, तो ज़्यादातर फैक्ट आधारित। इसमें भी जो पढ़िएगा तो एडवांस लेवल नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपको ये 6 to 8 लेवल पर आपको तैयारी कर रहे हैं, तो एडवांस लेवल पर आपको रिसर्चर नहीं बनना है कि हम पूरा एकदम डेप्थ में, इन डेप्थ में चले गए, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर पढ़िएगा तो हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक कक्षाओं से भी, 9th-10th में ही पढ़ते हैं, 11th-12th में ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में, पीजी में, पीएचडी भी करते हैं, लेकिन हम लोग को पीएचडी या फिर पीजी वगैरह और तक नहीं जाना है। हमको फैक्ट चीज़ों पर ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि मेन फोकस करना है, एग्रीकल्चर क्या है, भारत में कृषि क्या है, उसके प्रकार वगैरह, जो विभिन्न प्रकार के फसलें हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का। यहाँ पर भी देखिएगा तो इतनी विशाल भूमि क्षेत्र होते हुए भी बहुत कम क्षेत्रों पर जो सिंचाई वगैरह होती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग वगैरह, इरिगेशन वगैरह प्रॉब्लम्स है उसमें, जो पॉलिसी क्या है इरिगेशन के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग हम लोग को यहाँ पर पूरा अध्ययन करना है। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट वगैरह, कॉमर्शियल बैंक का जो रोल है उनके बारे में, कॉर्पोरेटिव बैंक वगैरह, नाबार्ड वगैरह। फिर उसके बाद जो रेल रोड कोऑर्डिनेशन है इंडिया में, मतलब वही सर्विस सेक्टर आपका आ गया। फिर आपका इंडस्ट्री सेक्टर, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉटेज हो गया, सीमेंट हो गया, जूट इंडस्ट्रीज हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, उनके बारे में। फिर 8, 9 और 10th देखिएगा तो ये इंडियन इकोनॉमी में जब हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलावा जो टाइप्स होते हैं इकोनॉमी के, उन सब के बारे में। फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे कि भारत में देखिएगा तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर हर तरह के प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है बहुत सारे क्षेत्रों में, और पब्लिक सेक्टर का भी। तो इसमें खासकर जो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद वही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर बाद में 10th टॉपिक है जो है आपका, वही आपका इंटरनेशनल ट्रेड, वही आपका एफडीआई वगैरह, जो आपका उसमें आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह पढ़ते हैं, एफडीआई का इफेक्ट और इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, उन सब के बारे में। तो ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया, जिसमें कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 में 9 टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी माइक्रो और मैक्रो मिलाकर, और पार्ट 2 में आपका सिर्फ इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें कि हमने पूरा चर्चा कर लिया है और हमने आपको बता दिया। अब इसके लिए बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर इसके लिए मेन बुक्स क्या है। इसका जो बेस बुक होगा वो एनसीईआरटी है, क्लास 11th और 12th का। इसके अलावा आपको वहाँ पर बहुत मोटी मोटी बुक जो मार्केट में आ रही है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का तो रमेश जी का भी आता है, लाल एन लाल का आता है, मिश्रा एन पुरी का आता है, वो सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका समय व्यर्थ होगा और उससे कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का। क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमी आता है एनसीईआरटी का, और क्लास 12th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। अब इसमें देखिएगा फैक्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादातर पढ़नी है हमको। अब इंडियन एनसीईआरटी जो आता है उतने फैक्ट पर आधारित नहीं होता है, खासकर इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप एक्स्ट्रा बुक रख सकते हैं, महेश कुमार बनवाल का एनसीईआरटी सार होता है, वो आपके लिए पर्याप्त है। उसके अलावा आपको ये 3-4 बुक्स के अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसके आधार पर ही आप प्रैक्टिस कीजिए। जो विभिन्न स्रोतों से जो टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, भले ही झारखंड में वो परीक्षा नहीं हुई है लेकिन अदर स्टेट में हुआ है, तो वहाँ के बुक उठाकर, जैसे कि घटना चक्र का आता है, यूथ पब्लिकेशन का आता है, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी के जो क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी तो आपको कराई जाएगी, और हर एक नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे कि हमारे क्लासेस में 3 चीज़ें प्रारंभ से ही लेके चलते हैं। सबसे पहले तो जितना भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसका नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा, और फिर लास्ट में फिर हम लोग पूरा कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 60 प्रश्नों के आधार पर कैसे टेस्ट होता है, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी डिस्कस किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अकाउंटिंग में।
अकाउंटिंग जिनका कॉमर्स रहा है वही अकाउंटिंग लेंगे, ऐसे इकोनॉमिक्स तो जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं वो भी लेंगे, और जो एसएसटी वाले हैं जिनका अपना विषय इकोनॉमिक्स के रूप में रहा है वो भी रख सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग तो वही रखेगा जिनका कॉमर्स है, या फिर बीएसटी तो वही रखेगा जिनका कॉमर्स है। तो अकाउंटिंग का सिलेबस अगर देखिएगा तो ये भी 3 टॉपिक में, 3 पार्ट में ये भी बटा हुआ है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है बेसिक्स। अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग बोलते हैं, जो क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, वहां तक ये पार्ट 1 में है। दूसरे पार्ट में देखिएगा तो कुछ इसमें एडवांस अकाउंटिंग को शामिल कर दिया गया। एडवांस अकाउंटिंग में मुख्य रूप से आपका जो कंपनी अकाउंट्स है उसको शामिल किया गया है, कंपनी अकाउंट्स और उससे रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक वगैरह। और तीसरा टॉपिक इसमें आपका कॉस्टिंग भी दे दिया है। थोड़ा इसका सिलेबस जो है बड़ा कर दिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने से कोई ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 मेन टॉपिक है इसमें, बेसिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझिए इसको, एडवांस अकाउंटिंग और कोस्टिंग भी इसको शामिल कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बेसिक्स में देखें तो क्या पढ़ना है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर द यूजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग होता क्या है, उसका क्वालिटेटिव नेचर क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर क्या है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो जिनका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी का अकाउंटिंग करते हैं, मनी वैल्यू होना चाहिए। जैसे कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ, चाहे वो खरीदारी 10 पैसे की हो या फिर 10 लाख की हो, जिसका मनी वैल्यू है वही रिकॉर्डिंग होता है। जबकि जो मान लीजिए जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है मतलब कि क्या हुआ, जिसका एक मनी वैल्यू नहीं है, जैसे कि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि घर में खाना बना रहे हैं मम्मी पापा, तो उसका कोई मनी वैल्यू नहीं है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से, इसलिए इसको नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स या फिर उसको एक्टिविटीज कहते हैं। तो अकाउंटिंग में भी वही चीज होता है, अकाउंटिंग में आपका जो मनी वैल्यू होता है उसी का रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसका मनी वैल्यू नहीं है उसको अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो नेचर्स है उसके बारे में, नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स, बेसिक्स वगैरह। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेजर हो गया, जर्नल हो गया, सब्सिडरी बुक्स वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में मैच हम लोग सस्पेंस अकाउंट वगैरह, और फिर मतलब कि जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं मैच करता है तो वहाँ पर सस्पेंड अकाउंट बनाकर उसको मैच करवाया जाता है, जब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल मैच नहीं कर रहा है, उन सब के बारे में। फिर आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उनके बारे में। फिर आपका बिजनेस इनकम क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे इसमें डिफिनीशंस ही आपको, बिजनेस इनकम क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, रिजर्व्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। डेप्रिसिएशन क्या है, तो ये बेसिक्स हो गया आपका 1 और 2 में। फिर उसके बाद कुछ टाइप ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, जैसे बिजनेस चलाते हैं तो हायर परचेज होता है, कंसाइनमेंट बिजनेस होता है, तो उनमें कैसे लेजर तैयार करते हैं, जर्नल तैयार करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसमें। जब जर्नल तैयार करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसा इंटर करते हैं, उन सब के बारे में। कुछ खासकर जो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका एडजस्टमेंट, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, वेयर एंड टीयर हो गया, तो उसका कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो अगला है आपका इनलैंड ब्रांच, जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं, इनलैंड ब्रांच होते हैं, उसका प्रॉफिट जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद देखिएगा तो पार्टनरशिप फर्म आ जाता है। पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला है, लेकिन पार्टनरशिप का बेसिक नहीं जानिएगा तो डिसोल्यूशन पढ़ने में भी मतलब कि समझ में नहीं आता है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म में हर चीज़ आपको पढ़ना होता है, शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कि डिफिशियंसी अकाउंट बनाने तक। नहीं, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसे देखते हैं कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं, उसमें अकाउंटिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। इस टॉपिक 6 में देखिएगा तो इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग, इसका ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस वगैरह। फिर अकाउंटिंग कैसे करते हैं हेड ऑफिस में, उसमें डेटर मेथड क्या होता है, फाइनल अकाउंट मेथड हो गया, स्टॉक डेटर मेथड हो गया, होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग, उन सब के बारे में हम लोग को बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें जो एडजस्टमेंट करते हैं एंट्रीज, और फिर फाइनली जो इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग में
जो हम लोग बैलेंस शीट और जो P&L अकाउंट बनाते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ग्रेजुएशन वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। अधिकतर इसमें देखिएगा तो ग्रेजुएशन के ही टॉपिक शामिल किए हैं, बेसिक्स तो है ही जो 11th-12th में पढ़ते हैं। फिर कॉन्सेप्ट इसका एडवांटेज हो गया, ब्रांचेस डिपार्टमेंट हो गया, एलोकेशन हो गया, एक्सपेंसेस अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हो गया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शंस, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद द फाइनल अकाउंट मेथड या फिर स्टेटमेंट फ्रॉम मेथड। फिर कंसाइनमेंट बिजनेस हो गया जो पहले भी टॉपिक दिया हुआ था, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग हो गया, जॉइंट वेंचर का मीनिंग हो गया क्या, जॉइंट वेंचर होता क्या है, और इसके अलावा डिफिनीशंस का, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिफरेंसेस विद कंसाइनमेंट एंड पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर जो होता है वो कंसाइनमेंट से किस तरह से अलग है, पार्टनरशिप फर्म से कैसे अलग है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर फाइनली करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें लोग 3 प्रकार से करना है। व्हेन ओनली वन को वेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके आधार पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और दूसरा व्हेन ऑल को वेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो तीसरा है आपका व्हेन जॉइंट बैंक अकाउंट इज मेंटेन्ड। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन पढ़ना है, डिप्रिसिएशन होता क्या, डिप्रिसिएशन के टाइप्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, बेनिफिट हो गया, डिमेरिट हो गया, किस तरह से इसका लाभ मिलता है, बिजनेस में इसका क्या है रोल है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है डिप्रिसिएशन को, तो इसके बारे में पूरा पढ़ना है। हिंदी में इसको मूल्य ह्रास या फिर ह्रासव के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या है, इंसॉल्वेंसी लॉ क्या है और रेगुलेशंस क्या है, रूल्स क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पीटीए एंड पीआईए, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, P&L अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट एज पर पीटीए एंड पीआईए रूल इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम रिकॉर्ड्स। मतलब इंसॉल्वेंसी अकाउंट का जो बेसिक चीज़ें हैं का मीनिंग वगैरह, एडवांस इसमें भी देखिएगा तो पूरा फुल एडवांस नहीं शामिल किया गया, लेकिन अब बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर सब पढ़ना है। इसके बाद फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही तो 11th-12th में ही पढ़ते हैं। ऐसे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इनिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सिर्फ लिखे जाते हैं और उसी के आधार पर जो है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है। इसको हम लोग इसमें हम लोग जो पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री जो सिस्टम है उसके नाम से जाना जाता है। फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और फिर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री में क्या है प्रोसेस है उनके बारे में। तो ये पार्ट 1 जो आपका था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये यहाँ तक पढ़ना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तक। मतलब टोटल इसमें देखिएगा तो 8 टॉपिक है अलग अलग, और इसमें सब टॉपिक ही बटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा तो एडवांस अकाउंटिंग आ जाता है, खासकर इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग सीधा सा बोल सकते हैं। वही आपका कंपनी होता क्या है, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, इशू ऑफ शेयर्स हो गया इन सब के बारे में, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अमलगेमेशन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग एंड कंपनीज, पेरेंट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम लोग को पढ़ना है एडवांस कंपनी अकाउंट्स में। अगर देखिएगा तो ऐसा सिलेबस पीजीटी का भी नहीं बनाया गया है। इस इरादे से ये सिलेबस बनाया गया, आज तक समझ में नहीं आता है। हाँ, सिलेबस अगर रखिए तो आप लेवल भी तो तय कीजिए। सिलेबस ये हमको नहीं लगता ये गलत है, बिल्कुल आप सिलेबस रख सकते हैं, लेकिन सिलेबस लेवल जैसा रहेगा उसके अनुसार बनाइए। पीजीटी का सिलेबस जो सबसे हाईएस्ट एग्जाम है, मतलब 11th-12th में जिसमें नौकरी मिलेगी, लाखों का उसमें सैलरी मिलेगा, वहाँ पर सिलेबस बहुत ही मतलब स्मॉल रखा गया है। पीजीटी का सिलेबस और भी स्मॉल रखा गया है, और सबसे मतलब कि जो लोएस्ट कैटेगरी का है जॉब टीचर्स में 6 to 8 में, उसका सिलेबस सबसे हाई रखा गया है। यही तो है झारखंड, पता नहीं अब इसका क्या करेंगे, लेकिन जो है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से कंपनी अकाउंट्स के बारे में, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फाइनल अकाउंट जो तैयार करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अमलगेमेशन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज्ड है। फिर उसके बाद कोस्टिंग भी, जैसा कि हमने बताया, ये 2 टॉपिक हो गया। अब फाइनली लास्ट में कोस्टिंग भी पढ़ना है। कोस्टिंग में अगर देखिएगा तो आपका कोस्टिंग में देखिएगा तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। कोस्टिंग का जो फीचर्स है, इसका इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशंस है, बेनिफिट है, डिमेरिट है, कोस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में। फिर एलिमेंट ऑफ को जो कॉस्ट होते हैं, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और ओवरहेड्स हो गया, इन सब के बारे में। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर सर्विस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह हो गया, और ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एजम्पशंस हो गया, एडवांटेज लिमिटेशंस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
तो बस यही 3-4 टॉपिक है जो कॉस्टिंग में पढ़ना है। तो कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसमें चीज़ों को शामिल किया गया है, मतलब बेसिक्स वगैरह के बारे में। ऐसे तो बेसिक्स जो है आपको सबको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है ताकि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सके जो स्पेसिफिक सिलेबस में दिया हुआ है। ओवरऑल अकाउंटिंग के सिलेबस को 3 पार्ट में बांट दिया हमने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फिर लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है सिलेक्टिव टॉपिक है, इसको अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पेपर जो इसका पार्ट 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक, उसका भी सब टॉपिक सब दिया हुआ है। लेकिन अगर अरेंज से स्टडी कीजिएगा तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से इसकी तैयारी किया जा सकता है और जितना आपके पास समय है। इसके लिए आप जो बुक्स वगैरह है, इसका तो एक सिंगल बुक्स के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, 11-12 का जो एनसीईआरटी है वो, और ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर का जो बुक आता है उसको आप आधार बनाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए आपको जो एडवांस कंपनी अकाउंट्स होता है तो आप रख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। और कॉस्ट अकाउंटिंग 11-12 में तो होता नहीं है, ग्रेजुएशन में ही होता है, तो वहाँ से आप कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बुक, लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है आपको, बस साहित्य पब्लिकेशन का आता है वहाँ से रख सकते हैं। अब इतने सारे बुक्स लेने से अच्छा है कि आप जो क्लासेस वगैरह में ज्वाइन करते हैं जहाँ पर आपको हमारे द्वारा सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जो कि इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बीएसटी खुद हम क्लासेस लेते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बार जो पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, उसमें अधिकतर जो कैंडिडेट हैं, पिछला बार भी हुआ था, सिलेक्टेड यहीं से थे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बार सिलेबस बनाई गई है तो इसलिए इसको नोट्स वगैरह हम लोग साथ में ही देते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास हो रही है उसके अनुसार आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। प्रैक्टिस भी उसमें चैप्टर वाइज, फिर आपका फाइनली सारे कंप्लीट हो जाने के बाद प्रैक्टिस। जैसे पीजीटी में हमने जो फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज था, फुल मॉक टेस्ट सीरीज, वो अलग से रखा था, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि कंबाइन ही रखे हैं ताकि आप चैप्टर वाइज भी दें और पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप उसमें, बहुत सारे छात्र देखते थे उसमें ज्वाइन नहीं करते थे, सोचते थे कि नहीं सर कि चैप्टर वाइज तो हो गया, उसी का कुछ प्रश्न इसमें, जबकि वो अलग होता था। लेकिन इस बार भी हमने क्या किया है कि एक साथ ही रखा है ताकि आप आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस था जो हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। अब इसमें लास्ट में हम लोग जो एक और सिलेबस जो है आपका बीएसटी बिजनेस स्टडीज, इसमें हम लोग देखते हैं। बिजनेस स्टडीज भी बहुत सारे छात्र लेने से डरते हैं कि सर कि हम इसको नहीं रखेंगे, इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है। देखिए, सिलेबस तो बनाया गया है, जो है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, अगर आप उसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी क्रमबद्ध, जैसा कि हमने बताया कि सिलेबस को समझना है। अगर सिलेबस को समझ कर आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स जुड़ाकर या फिर क्लासेस के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 1 तो आपका ऐसा ही चला जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ये जो बीएसटी में जो पहला टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें तो जो आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स में ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा वहीं से ये कवर हो जाएगा। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, सिर्फ मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका डिमेरिट मेरिट, उन सब के बारे में। फिर लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई वगैरह, मेजरमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन फंक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी, शॉर्ट एंड रॉन कॉस्ट कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ total average and marginal revenue, relationship between average revenue and margin revenue, price determination and firm equilibrium in short and long run under perfect oligopoly, monopoly and monopolistic competition। मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट जो होता है उसमें उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका पहले पार्ट 1 हो गया, जो कि आपका पूरा का पूरा मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मतलब इसमें पार्ट 2 आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में बेसिक्स वही आपका पढ़ना है पूरा। मैनेजमेंट क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वगैरह, मतलब डिटेल में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपका मैनेजमेंट थ्योरी हो गया, इसी में अप्रोचेस, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थॉट्स, टेलर, साइंटिफिक थ्योरी, फेलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मायो एंड हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट। फिर प्लानिंग हो गया, प्लानिंग का मीनिंग वगैरह, टाइप्स, प्रिंसिपल्स, लिमिटेशंस। फिर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब मैनेजमेंट के जो अंग हैं, पार्ट है, वो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। हम पूरा सिलेबस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये सिलेबस यहाँ पर विस्तार से बना दिया गया है, इतना विस्तार है कि आपको खुद सोचना नहीं कि हमको क्या पढ़ना है।
जैसे शॉर्ट में सिलेबस रहता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स बता रहे थे ना, तो वहाँ पर शॉर्ट में सिलेबस था, उसमें नेशनल इनकम कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें सोचने लगे नेशनल इनकम पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसमें हर चीज़ लिखा हुआ है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद इसमें ऑर्गेनाइजिंग में वही फोरकास्टिंग, मीनिंग, आपका प्रोसेस, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी पढ़ना है आपका, मीनिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, मीनिंग हो गया इसका, प्रोसेस हो गया, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग हो गया, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर स्टाफिंग हो गया उसका, डिफिनीशंस वगैरह, फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, फिर आपका जॉब डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारे, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक, डिफिनीशंस, फिर कंट्रोलिंग हो गया, कंट्रोलिंग में मीनिंग, टाइप्स, टेक्निक, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस वगैरह। फिर तीसरा टॉपिक इसमें जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में आपका जो मीनिंग है रिसर्च का वो आपको जानना है, ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फिर नीड्स, फीचर्स, फिर सैम्पल डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बोलिएगा सर ये चीज़ें हम लोग कहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ा, मतलब कि पढ़ते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। एक क्वांटिटेटिव जो एक टॉपिक होता है, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड, वहीं से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब वहीं से ये टॉपिक है, उसी में से कुछ टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आपका डाटा कलेक्शन हो गया, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मतलब जो हम लोग स्टैटिक्स पार्ट पढ़ते हैं ना, स्टैटिक्स का ही शामिल किया गया है, स्टैटिक्स से ही लिया गया है। फिर उसके बाद इंटरप्रेशन ऑफ डाटा एंड रिपोर्ट राइटिंग टेक्निक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, लेआउट और रिसर्च रिपोर्ट। फिर चौथा आ जाता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो यहाँ पर है, जैसे कि आपका इसका क्लासिफिकेशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड MIS कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS डिसीजन मेक कॉन्सेप्ट, हर्बर्ट साइमन मॉडल, कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS, फिर कॉन्सेप्ट जो है DBMS, RDBMS, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, नेचर है, फिर आपका स्मॉल बिजनेस है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, चॉइस ऑफ बिजनेस वगैरह के बारे में, फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस वगैरह, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह, तो इसमें मेन टॉपिक्स है उन सब के बारे में। ये सब देखिएगा, लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बस जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स चीज़ें हैं। आप इसे गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा। हाँ, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे इसके लिए मार्केट में देखिएगा तो अलग अलग सिंगल बुक्स नहीं आते हैं, आपको इसके लिए अलग से जो स्मॉल टॉपिक्स के रूप में, समरी के रूप में तैयार खुद से नोट्स करना पड़ेगा, अधिकतर का हो सकता है। तो इसमें अगला छठा टॉपिक जो है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में 3 लॉज पढ़ने हैं। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें बेसिक सारे जो एक्ट हैं, एक्ट का जो सेक्शंस जो है, जो बेसिक सेक्शन है उन सब के बारे में। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और एक तीसरा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इतना तो आपको PGTV में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या कीजिएगा, सिलेबस है तो इंट्रोडक्शंस वगैरह पढ़ना है। जो भी कंपनी एक्ट वगैरह या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह या फिर इंडियन पार्टनरशिप वगैरह या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो इसका बेसिक्स एक्ट में जो चीज़ें हैं उन सबको पढ़ना है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें कि आपका खासकर नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऐसे देखिएगा तो ये हम लोग ग्रेजुएशन में भी आजकल PGT मतलब PG वगैरह में भी हम लोग पढ़ते हैं। PGT में भी इसका सिलेबस नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन सिलेबस में डाला गया है, लेकिन यहाँ पर आपको HRM ही पढ़ना है। HR प्लानिंग दिया हुआ है। HR प्लानिंग में आपका जो नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM मैनेजमेंट है, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, HR सिस्टम, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब के बारे में पढ़ने हैं मेन टॉपिक में। फिर उसके बाद 8वां जो टॉपिक है वो सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट है, जिसमें कि बॉन्ड्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में, मार्केट ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटीज मार्केट। फिर उसके बाद मेन टॉपिक में रिस्क एंड रिटर्न जो है इसमें पढ़ना है। फिर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, जिसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रिग्रेशन, इक्वेशन कोरिलेशंस, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। बोलिएगा सर ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा, ग्रेजुएशन में जो हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उसी से ये है,
जो एस्थेटिक्स बोल सकते हैं, एस्थेटिक्स में कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल मेथड, बोर्ड एनालिसिस, बोर्ड सिलेक्शन, कॉमन स्टॉक एनालिसिस, ये पढ़ना है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि इसमें बेसिक्स वगैरह चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेड हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, मेन टॉपिक हम बता रहे हैं, बाकी इसमें सब टॉपिक भी हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हो गया, इसमें कुछ एक्ट है जैसे WPM स्कीम ऑफ 1975, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ग्रीवांस एंड डिसिप्लिन वगैरह है, जो इसका मीनिंग है, डिफिनीशंस है, स्कोप है, नीड्स है, इंपॉर्टेंस है, ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, डोमेस्टिक इंक्वायरी और चार्ज शीट वगैरह। फिर उसके बाद जो लास्ट इसमें जो टॉपिक है वह है आपका बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स में का मीनिंग वगैरह, बिजनेस इथिक्स होता क्या है, कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कन्फ्लिक्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, मोरालिटी है, डिलेमा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बिजनेस इथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, रीजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, CSR वगैरह जो होता है उन सब के बारे में। फिर उसके बाद कोड ऑफ इथिक्स है। कोड ऑफ इथिक्स क्या मतलब क्या होता है, नेचर क्या है, कन्वेइंग कोड ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, ethical issues, dilemma in the place, employees' rights and duties, organization misconduct and discrimination of prejudicial practices, ethics and social responsibility in marketplace, ethics in finance, फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इथिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि बिजनेस इथिक्स का जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है आप लोग पढ़िएगा ना, डिफिनीशंस, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिलेमा है, ये सब का मीनिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। PGT का जो एग्ज़ाम हुआ ना, चाहे आपका ये नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट से पूछा गया था, उसमें प्रश्नों का लेवल भी वही इस बार रखा गया है। सिलेबस जब बड़ा करता है ना तो उसमें इन डेप्थ पूछना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर डिफिनीशंस, बेसिक्स चीज़ें और जो मेन सीधे प्रश्न जो आते हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका तो लेवल भी 6 to 8 है, भले ही सिलेबस बड़ा कर दिया गया है, लेकिन आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे जो वन लाइनर टाइप के होंगे, इसलिए ज़्यादा इसमें आप टेंशन नहीं लेना है। क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कीजिए। हाँ, इसमें अलग अलग सब 10 टॉपिक में ये बटा हुआ है, तो सिलेबस में हमें रिसोर्सेज जुटाना थोड़ा मुश्किल होगा सिलेबस स्टडी करते हैं तो इसीलिए क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतने 10 टॉपिक मतलब कि 10 बुक्स आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। इसीलिए आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपको समरी के रूप में सारे नोट्स, क्लासेस, टेस्ट और बाद में फुल मॉक टेस्ट 60 प्रश्नों का इसमें कैसे पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारा सिलेबस जो था आपका इकोनॉमिक्स का, फिर अकाउंटिंग का और फिर BST का, सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा लंबा वीडियोस है सिलेबस, चूँकि इसमें तीनों हमें एक ही विषय में मतलब एक ही वीडियो में तीनों हमने शामिल किया और सिलेबस भी थोड़ा इसका बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप इसके तैयारी कर सकें। अब बोलिएगा सर कि इकोनॉमिक्स का तो आपने बता दिया, सर कहाँ से तैयारी करें, अकाउंटिंग का भी बता दिया आपने कहाँ से, लेकिन BST का नहीं बताएं, क्योंकि BST का बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग 10 यूनिट बना दिया है और हर एक यूनिट का अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसीलिए आप इसको या तो गूगल में सर्च कीजिए वहाँ पर, या फिर अलग अलग से फिर आपको बुक लेना पड़ेगा, तो वही आप कर सकते हैं। या फिर BST का जो NCERT बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए NCERT क्लास 7 और 12 आता है, उसको पढ़ लीजिए। बहुत सारे उसमें टॉपिक तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी के लिए आपको फिर अलग अलग नोट्स तैयार करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा जाएगी। तो इस तरह से आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, पहले भी हम बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 3 चीज़ें रखकर अभी भी तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, कंटिन्यूटी बना कर रखिए। तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यूस उसको रखिए, रिवीजन करते रहिए और साथ ही उसमें आपका प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। दूसरा चीज़ पैसेंस रखिए। बहुत सारे छात्र एग्जाम कब होगा, तो ये होगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे बिना आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि आज न कल एग्जाम होगा ही। और तीसरा चीज़ हार्ड वर्क कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके समय दीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए कि बाद में अफसोस न करना पड़े कि हमने समय नहीं दिया। और अगर आप 100% समय देते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट जो है 100% बिल्कुल होगा। और जो भी छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस जहां पर आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती है, अपनी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आपको हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाती है, प्रश्नों का कलेक्शन वगैरह, जिसमें कि अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 1500 डिस्काउंट भी है। आप आपकी 2500 1 to 5 के लिए SST वगैरह या फिर 6 to 8 में कोई भी विषय लेते हैं तो मात्र 6000 में आपकी तैयारी हो जाएगी।
क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, स्वरूप लर्निंग ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। आप वहाँ पर अपना नाम और जो कोर्स को ज्वाइन करना है वो लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारे डिटेल, पेमेंट मोड, रजिस्ट्रेशन का लिंक सब मिल जाएगा। आपका पेमेंट के बाद तुरंत जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर इन करते हैं। इन्हीं का कोई अगर इंक्वायरी होगा तो कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।